अनीस भाई ऐसे हो, इधर को भाई, उधर से लाइट इधर को जाओ, इधर भाई अब जरा इधर को घूम जाना, ऐसे ऐसे घूमो ताकि लाइट को पड़ेगा। मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद। आ जाओ इधर निकल जाओ। अरे जी हाँ भैया, तो आते हो में रहना है। ओके रास्ते में मेरे घर बंधन के लिए आए मंसूरी बिरादरी व दीगर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारा प्रोग्राम कायमगंज में है, जो वहाँ पहुँचना है। आपने मुझे रोक करके इज्जत अफजाई की, इसके लिए मंसूरी समाज के सभी होदेदारान, मंसूरी समाज के सभी बिरादरी के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे हाजी जी, हमारी बच्चियाँ, बच्चे, सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने दरवाजे रोक करके, कस्बे में रोक करके मेरा खैर मकसद किया। आपने अपने समाज के लीडर का हौसला बढ़ाया, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज। अच्छा नहीं आप भी आ जाएगी। अरे यार ये फोटो वाले तो और आदेश किया है भाई। अरे यार फोटो वालों की बदौलत ही गाड़ी मकसद है इसको कामयाब बनाने के लिए आप लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी एकता जिंदाबाद। करवा दो यार, थोड़ी सी जगह भैया हमें भी दे दो, थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह में। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद। मंसूरी समाज के आजादी है, अनीस के लिए आजादी है, मंसूरी समाज के आजादी है। मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद। हमारे साथ है अनीस जान को
ध्यान क्यों? हमारा भी आना चाहिए। सबका 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 परेशान मत हो। राजू भैया मजदूरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस नहीं है आंधी है, मजदूर समाज के गांधी है। अनीस नहीं है आंधी है, मजदूरी समाज के गांधी है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। जिसने किया धमाके गांधी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जो पीछे वाली जितनी गाड़ियां हैं आगे बढ़ा ले। मोटरसाइकिल जितनी भी है, मोटरसाइकिल जितनी भी है आगे बढ़ाए। एक भी मोटरसाइकिल पीछे नहीं रहनी चाहिए, सब आगे बढ़ा ले। गाड़ी बढ़ाते हो, जल्दी अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस ये आंधी है, मंसूरी समाज के गांधी है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। जिसने किया धमाका है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और। चले साइड में करके रोक के चले। मोटरसाइकिल जितनी भी है आगे, जितनी मोटरसाइकिल चल रही है इस गाड़ी के पीछे चले। अनाउंसमेंट वाली गाड़ी के पीछे चले। चलो अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे ले लो, पीछे चलो चलो आगे तुम बढ़ा। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस नहीं है आंधी है, मंसूरी समाज के गांधी है। अनीस नहीं है आंधी है, मंसूरी समाज के गांधी है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अनीस नहीं है जिंदाबाद। अनीस नहीं है आंधी है, मंसूरी समाज के गांधी है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। जिसने किया धमाका है उसका नाम राका है। अभी तो ये लड़ाई है मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मंसूरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद के गांधी है। अनीस नहीं है आंधी है, मंसूरी समाज के गांधी है। जिसने किया धमाका है लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे गाड़ी खींचो ना, आगे कितनी गाड़ी बढ़ाते रहो। गाड़ियां
खड़े हुए या मैदान में हैं, अब ये दरखास्त है कि सामने पंडाल में जहाँ कुर्सियाँ खाली है वहाँ बैठ जाए या सामने खड़े हो जाए। देखिए, जिनका आपको इतनी शिद्दत के साथ इंतजार था वो शख्सियत आपके सामने आ चुकी है। आज पहला किसी ताखीर और तमहीद के बाकायदा प्रोग्राम का आगाज जो लखनऊ से मेहमान आ चुके हैं और जिन्हें आपको खासतौर से सुनना है, जिन्हें आपसे मुखातब होना है, जिनसे आपको अपने सवालों का जवाब चाहना है, वो सब आपके सामने अभी पूरी की पूरी बात आपके सामने वाज़ेह खुल करके आ जाएगी। अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस बीच में प्रदेश के महासचिव आली जनाब अंजुम अली एडवोकेट साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि यहाँ राइस पर तशरीफ ले आए, मंच पर तशरीफ ले आए आली जनाब हाजी अंजुम अली मंसूरी साहब। और हिंदू मनवादियों ने वो उतने गिरे हुए नहीं है, किस मनुष्य को नहीं मानने का अधिकार मिला हुआ। और बौद्ध दलितों ने, बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध दलितों का अधिकार दिलवा दिया 1975 में। सिख समुदाय के लोगों ने सिख दलितों को 1990 में। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस नहीं ये बंदी है, मंसूरी समाज का गांधी है। अनीस नहीं ये बंदी है, मंसूरी समाज का गांधी है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जनाब जाफर अली मंसूरी साहब, जिला अध्यक्ष के वालिद साहब शाल उड़ा करके इस्तकबाल करेंगे अनीस मंसूरी साहब का। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने किया धमाका है, उसका नाम रखा है। इसने किया धमाका है। नहीं यार, इसके अंदर लगा दो, ऐसे पकड़ के ऐसे खोलो नहीं। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस तुम संघर्ष करो, हाथ दबाए जा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अनीस मंसूरी तुम संघर्ष जिसने किया धमाका है, जिसने किया धमाका है, ढाका मंसूरी। जनाब बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है साथियों, आज हमको जिसको बेसब्री से इंतजार था और हम आप लोग इस जनसभा को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत से भागे दौड़े, वो हाफिज अजीज अनीस मंसूरी साहब आपके बीच में है और हाजी अंजुम अली कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष नदीम मंसूरी साहब, जनाब कार्यालय प्रतिष्ठा कर रहे हैं हमारे अब्दुल मुकीम साहब और इस बुजुर्गी में जवान दिखने वाले हमारे मंसूरी पैगाम के संवाददाता हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब। साथियों,
मंच से लेकर महफिल तक अगर नाम लूंगा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। हमें इशारा मिला कि 60 में बोले, इसलिए मंच पर सभी सम्माने हमारे सभी बिरादरा जी और हमारे ऑल इंडिया मंसूरी समाज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष के सभी पदाधिकारियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। साथियों, आज हम आप लोग जिसके लिए जिसकी आवाज को साथियों हमको एहसास हो कि ये राजा साउंड बहुत कमजोर है और समाज की आवाज बुलंद है, तो इतनी तेजी से आवाज आना चाहिए सामने महफिल से कि राजा साउंड आवाज कम हो जाए। तो आप लोग अपनी मुट्ठी भी भेजकर आवाज देंगे। मंसूरी समाज, मंसूरी समाज, हमारे सामने के साथी आवाज विराट प्रमुख बन गया, नेता विधायक बन गया, नेता। हमने नेता नहीं बनाया है, अपनी इस कौम की रहनुमाई के लिए रहनुमा का इंतखाब किया है। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद। हमने बिकाऊ माल नहीं तलाशा, जो ईमान का सौदा करते हैं, लाल बत्तियों में बिक जाते हैं। कसम खुदा की, अनीस मंसूरी चाहता करोड़ों में वो सांसद बन जाता, विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता, लेकिन सिर्फ एक जुमले ने उसे यहां पर खड़ा कर दिया। वो जुमला था, एक बड़े नेता ने उनसे कहा कि मंसूरी मंसूरी छोड़ो और लाल बत्ती लो, बात करो। उन्होंने कहा पहले जुमले वापस लो, मैं जिस कौम का सिपाही हूं। अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी। हमने लाल बत्ती को ठोकर मार दी। 25 करोड़ 100 करोड़ की बात नहीं थी। हमारे गांव में मंसूर के उन जाबाज सिपाहियों का जिक्र था जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर यह मकाम हासिल किया है। अब नेता पैदा हो गए। नेता बहुत हो सकते होते हैं, रहनुमा नहीं पैदा हो सकता। और रहनुमा ऐसा ही होना चाहिए जिसे न अपनी जान की परवाह है, न अपने हाथ की परवाह है। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम अपना इलाज कराओ, और इस शख्स ने यह हलफ उठाया है कि जब तक कौम मंसूर को उनका जायज हक नहीं दिला दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान जाती है चली जाए। अनीस मंसूरी। और उस सूरत हाल में उस मिशन को बढ़ाने के लिए कोई परवाह नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि याद रखना, कुरान कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, तुम ही सरफराजो सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और हमने मोमिन का इंतखाब किया, सच्चे का साथ दिया है। इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचने से हमें कोई माइक्रान रोक नहीं सकता। मंसूरी समाज, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अंजुमनी मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 साल की मुद्दत में सबसे बुनियादी काम यह किया कि इन्होंने शहर से ले जाकर के देहात के जुटों पर आज ये हरिदास के पास बैठा दिया। और ये क्या का इनाम नहीं तो और क्या है कि आज कदर भी हमारे पर मेहरबान है। और जो बारिश होगी इंशाअल्लाह अगली बार वो रहमत की बारिश होगी। अनीस मंसूरी का डंका पूरे हिंदुस्तान में बच के रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद। मैं इसलिए
ये बात नहीं कह रहा। और बरेली बार एसोसिएशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर कमिश्नर तक मुझे खुद जानता है। और आज की तारीख में मैं भी गवर्नमेंट का, जैसे ये हमारे भाई खड़े हैं, गवर्नमेंट के आदमी है, मैं भी गवर्नमेंट का आदमी हूं, लेकिन सबसे बड़ा गुलामी का पट्टा सन 2000 में मैंने उस दिन डाला था जब मैंने पहला हज किया था। वो सबसे बड़ा मेरा इनाम था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम न बिके हैं न बिकेंगे। और अनीस मंसूरी का संगठन आज 66 जिलों के अंदर हमारा संगठन तैयार हो चुका है, हमारे मंडल अध्यक्ष तैयार हो चुके हैं। और हमारे पास आज जो ये हिस्से हमारे थोड़े से रह गए, इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और फरवरी के अंदर जो रैली होगी लखनऊ की धरती पर, तो 3.5 लाख का टारगेट हमने रखा है इंशाल्लाह। एक बात आपसे और करने आया हूं, कायमगंज की सरजमीन पर जो मिशन हमारा है वो उत्तर प्रदेश के हर जिला और गांव तक है, बिलाखत है। और हमारी मोहब्बत ये है कि अनीस मंसूरी बैठे हुए हैं, नहीं वरना मैं कह नहीं पाता। अनीस मंसूरी का बाप खुद विधायक बनना नहीं है, अनीस मंसूरी का बाप अपने आप मंत्री बनना नहीं है, अनीस मंसूरी का बाप पार्लियामेंट में जाना नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर बनने का नहीं है, बल्कि उनका बाप है कि 12 विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती से तमाम छोटे जिलों से लेकर बड़े जिलों तक 25 विधायक पहुंचाने का मिशन और बाप है हमारा। और ये ख्वाब आपका ख्वाब है, ये ख्वाब हमारा ख्वाब है, ये ख्वाब कौमे मंसूर का ख्वाब है, उस मर्द मुजाहिद का ख्वाब है जो मोहसिन की तरह हमारी हिफाजत और मदद कर रहा है। कसम खुदा की, इसके हाथों को तुमने मजबूत कर दिया जो कुदरत ने एक्सीडेंट में कमजोर कर दिए थे। तो आने वाले पल में इस प्रदेश की मुखिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह भी इसके आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमारे तमाम साथी इल्म की बात कर रहे थे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इल्म के लिए सरकार की यह हदीस ही काफी है कि तुम्हें अरब से चल करके चीन जाना पड़े तो इल्म सीखो। अबर से लेकर के गोर से लेकर के गोर तक इल्म सीखो, और इल्म जब मौत हो जाए तब तक इल्म सीखो, ये अपनी जगह है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर अपने इल्म की सही जिम्मेदारी लेना है तो इख्तियार की ताकत हासिल करना होगी। अगर आपको हमारे साथ ही जावेद खान साहब आए हुए हैं, अगर इन्हें जायज हक दिलाना है, नौकरी दिलाना है, तो आपके पास इख्तियार की कुंजी होना चाहिए, इख्तियार का ताला होना चाहिए। और इख्तियार की ताकत के बिना पढ़ लिख करके तुम मास्टर नहीं बन सकते। हाँ, बच्चों को पढ़ा जरूर सकते हो, लेकिन एक दिन के बाद वो बच्चा पढ़ लिखने के बाद बिल्कुल मोहताज हो जाता है, ना वो कहीं का रहता, ना इधर का रहता है, ना उधर का रहता है, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। और चाबी अनीस मंसूरी के हाथ में है। इंशाअल्लाह जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हुकूमत के अंदर इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि नौकरी हम दिलवाएंगे और आपको पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब अनीस मंसूरी की बुराई होती है, कोई मुखालफत करता है, तो हमें उसकी लंबी जिंदगी का एहसास हो जाता है। हमें डर लगता है कि बहुत तारीफ होती है, इसलिए डर लगता है कि कहीं ये हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। हम इसलिए चाहते हैं कि इसकी बुराई होती रहे, अल्लाह इसको जिंदगी देता रहे और हम मंजिल पर पहुंचते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपना जायजा हासिल करते रहे। और एक बात और बता दूं, अरे अनीस मंसूरी या मैं तो बहुत मामूली लोग हैं, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, मदीने के ताजदार, जाहिरा निगाह से लेकर आज तक लोग मुखालफत कर रहे हैं, ना उनका कोई बिगड़ पाया है ना बिगड़ पाएगा। उनका मकाम सबसे आला और अफजल है, उस मकाम को कोई हिला नहीं सकता। और ये भी सरकार मदीना के गुलाम है, इंशाअल्लाह जब तक तुम्हें मंजिल में पहुंचा नहीं देंगे इन्हें कोई हिला नहीं सकता। अरे
22 दिन नहीं महीनों रहा है ICCU के अंदर, खून का एक कतरा बहाया है। उस वक्त इनके 8 भाई थे। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धरती पर अनीस मंसूरी के करोड़ भाई है जो सिर्फ खून का कतरा देने के लिए तैयार है, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात बता दूं, नूरे हक शम्सुल कमर को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? और जिसकी हिमायत अल्लाह की जात कर रही हो, सरकारे मदीना का करम हो, उसे कोई माइजान इस धरती पर न मिटा सकता है न मिटा सकता है। कोई ऐसा नहीं जो किसी मोमिन के सीने को चीर सके, कोई बंदूक की नाल नहीं, कोई तोप ऐसी नहीं जो हमारे सीने पर हिला सके। जब तक जिंदा रहेंगे हुसैन की तलवार लेकर मैदान करबला में अपना जायजा मांगते रहेंगे, ऐसा हमारा यकीन है। अंजुम अली मंसूरी जिंदाबाद, अंजुम अली मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तुम्हें ये चुनना है कि तुम्हें सच्चों का साथ जो कुरान कह रहा है, ने फरमाता है कि सच्चों के साथ रहो। तुम सच्चों के साथ रहना चाहते हो या मौका परस्तों के साथ? अगर तुम सच्चों के साथ रहना चाहते हो तो हमारा कार्यालय देखो, हमारी मैगजीन देखो। अरे ऑल इंडिया मंसूरी जमात की वेबसाइट शुरू हो गई, पूरी दुनिया से आप जुड़ चुके हो। और आज उत्तर प्रदेश की धरती पर अनीस मंसूरी के बिना बड़ा मंत्री इतना बड़ा काफिला नहीं ला सकता। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अनीस मंसूरी जाता है तो आपको ताज्जुब होगा, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां उसका इस्तकबाल करती हैं और हजारों लोग रोड पर मौजूद होते हैं कि कौम का मंसूरी मसीहा आ गया। अरे हमने हमेशा दूसरों के दिलों में हाथ डाला था, आज हमारा भाई आ गया, हम अपने भाई के गले में डाल रहे हैं। मैंने इसलिए बातें आपको बताई कि हैरानी होती है। अरे मुखालिफत तो उसकी होती है जिसमें कुछ होता है, खाली बर्तन तो खाली बचते हैं, भरी देश से तो निकाला जाता है। और इतना काफी है कि अनीस मंसूरी का मिशन न रुका है न रुकेगा, ये इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। जब तक हमारी दम में दम है, हम 12 विधानसभा तक इंशाअल्लाह अगर आपने हमारा साथ दिया तो इस प्रदेश की मुखिया नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी अनीस मंसूरी को बुला करके पूछेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अनीस मंसूरी, मंसूरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात और बता दूं, कैसा मसीहा है। तुम कहोगे तारीफ करने के लिए नहीं आया, तो बिकाऊ माल नहीं हूं मैं भी 25-30-40 हजार रुपए महीना कमा लेता हूं। ये मुख्तार साहब बैठे हैं, गल्ले के बहुत बड़े व्यापारी हैं। हम इसलिए आए हैं कि 62 साल गुजर जाने के बाद इस पिछड़ी कौम के अंदर अल्लाह ने एक मसीहा पैदा कर दिया। और मैं शेर कहता हूं, मेरे साथी भी बरेली से तकरीर कर रहे थे, 21 साल वहां पर पढ़ा कर आए हैं। मैं शेर कहता हूं, अगर तुम कायमगंज में पैदा हुए तुम्हारा क्या हाथ है? मैं बरेली में पैदा हुआ, मेरा क्या हाथ है? कोई लखनऊ में पैदा हुआ, उसका क्या हाथ है? उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ तो उसका क्या हाथ है? अरे कोई पठान के घर पैदा हुआ, उसका क्या हाथ है? कोई अंसारी के घर में पैदा हुआ, उसका क्या हाथ है? हकीकत में जो चीज हमारे हाथ में है वो है अमल। और मैं एक शेर बोलता हूं कि उरूजो नस्लो नसब बेमायना, ऐसे बोलेंगे, उरूजो नस्लो नसब बेमायना, अमल तुलेगा कयामत के खानदान में। नगर अध्यक्ष अशरफ मंसूरी, सनत असलम भाई मंसूरी, गाजाबाद गली से कायमगंज ऑल इंडिया मंसूरी समाज के नगर मंसूरी से हमारे ग्रेजुएट है मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसने किया धमाका? फतेहगढ़ नगर अध्यक्ष जनाब जमालुद्दीन मंसूरी साहब, जहां भी हो मंच पर तशरीफ लाए। जमालुद्दीन मंसूरी साहब नगर अध्यक्ष फतेहगढ़, मोहम्मदाबाद नगर अध्यक्ष भाई मंसूरी और कयूम भाई मंसूरी, जहां भी हो तशरीफ लाए।
अच्छा, हमारे यहाँ पर हमारे संचालक महोदय चाहते हैं कायमगंज के नौजवान साथी हमारे जिला के उपाध्यक्ष दाऊद भाई मंसूरी कायमगंज, अल्लाह से दुआ करें ये दिन हमको जल्दी से जल्दी प्रोग्राम का पुनः मिले, हम आप सब आमने सामने हो। एटा आप जाकिर अली मंसूरी जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जाकिर अली भाई कन्नौज कि हमारे फरुखाबाद के अंदर कन्नौज वालों को लखनऊ जाना चाहिए था, लेकिन हमारी फरुखाबाद की सरजमी पर कन्नौज का जिला अध्यक्ष जाकिर भाई जाकिर अली मंसूरी को बनाया गया और एटा जिला अध्यक्ष आप इस्तेमाल कीजिए जाकिर अली मंसूरी साहब, उसके बाद अफसर अली मंसूरी एटा, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए अपने नौजवान साथियों का। आपको एटा की जिम्मेदारी और कन्नौज की इन दोनों साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि ये अपनी कोशिशों से हमारे मिशन को और तक़वियत देंगे। जोरदार तालियों से इस्तेमाल अपने तमाम साथियों का। साथियों, जिला भाई और तमाम मेम्बरान जो बैठे हुए हैं, तमाम जनता भी बराबर बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम। भाई काफी लोग शिक्षा के बारे में बात कर चुके हैं, हम तो काफी लोग टाइम से आ चुके हैं आपके यहाँ। शिक्षा जरूरी तभी है जब स्कूल चाहिए। स्कूल अगर गांव में होगा भाईजान तो बच्चे हमारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो लोग हमको भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंजूरी हो ही नहीं सकते। मैं दावा से कर रहा हूं आपके बाद, अगर कोई मंजूरी और रहनुमाई कर रहा है तो सिर्फ अनीस मंसूरी है और इस मंसूरी के साथ रहना है आपको और कंधे में कंधे मिला के चलना है। क्योंकि शुरुआत मेरे यहाँ का होना से हुई है इस पार्टी की। अनीस भाई बैठे बता दें आपको 1 लाख की भीड़ लखनऊ में हो चुकी है, क्योंकि कायमगंज के लोग इस समय कम गए होंगे, नहीं देखा हुआ। अगर कायमगंज और फरुखाबाद और अल्लाहगंज और जलालगंज जितने गांव पड़ते हैं, अगर लोगों ने हमें साथ दे दिया तो हमें सर गिराने की कोई कमी नहीं है। जिस दिन चाहेंगे अपना हक लेकर आएंगे। पंचायत चुनाव भी है, सब चुनाव हो रहा है इस वक्त। हमारा नेता कोई भी नहीं है, सिर्फ अनीस मंसूरी है। विधायक आए, एमपी आए, एमएलए आए, जब तक अनीस मंसूरी की रहनुमाई में नजर नहीं होगा हम उसको वोट नहीं देंगे, किसी कीमत पर, तब कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमको नेता मानना होगा, हर बिरादरी को नेता मानता है। यहाँ लोगों का बाप मुलायम सिंह, किसानों का बाप कल्याण सिंह, किसका बाप कौन नहीं है, किसका भाई कौन नहीं है। अगर हमारा बाप अनीस भाई है लेकिन वो तकलीफ किस बात की है? हमें तकलीफ हो रही है कि हम मंजूरी लगा रहे हैं, बहुत तकलीफ है कि हम बांट रहे हैं। अरे हम क्यों बांट रहे हैं? अरे जिस पेंटर से मेरे पास लिखने को पूरे जहाँ होने में लिखते मंजूरी, उसके हाथ कांप रहते थे कि भाई क्या कर रहे हो आप? अरे तूने अपने बोर्ड पर लिख रखा है, इसमें शक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अनीस मंसूरी का इस्तेमाल हो गया तो पूरी कौम मंसूर का इस्तेमाल हो गया। मंसूरी समाज अनीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं सबसे कहूंगा कि वो साफा बांधने के लिए आगरा का जो ट्रेन है उससे बांधने जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए देशों का। और अब्दुल हमीद साहब जो अब्दुल सत्तार साहब आए हुए हैं, जोरदार ताली से इनका भी इस्तेमाल करें। ऐसा इस्तेमाल, जरा खड़े हो जाओ और याद रखें कि पूरे उत्तर प्रदेश का
जाइए। काका भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम। और इस सम्मेलन के संयोजक इस जिले के अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम समाज हमारे बड़े भाई जुझारू दानिश्वर दिल के अमीर भाई राका साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के प्रदेश के महासचिव हमारे बड़े भाई ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के मुख्य वक्ता अली जनाब, वो कहां संगठन जोड़ पाता। अभी वो बदलिए अपने घरों में बैठे हैं। जब आज ऑल इंडिया मुस्लिम समाज हरकत में आया, फसल लगाने का काम किया, तो हमारे वो पुराने पदाधिकारी सिर्फ संगठन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, घूम घूम करके। हमने संगठन में काम करके अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बिरादरी में इज्तिमाई शादियां मंसूरी ही नहीं, किसी बिरादरी में कभी नहीं हुई। वो चलन आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने, आपके दोस्त ने, अनीस मंसूरी ने 10 जून 2007 को फैज इंटर कॉलेज रात हमीरपुर से शुरुआत किया। वहां पर 51 मंसूरी बिरादरी गरीब बच्चियों की शादी करा करके और ये दिखा दिया कि ये गरीब मंसूरी समाज के बीच में अनीस मंसूरी सिर्फ गरीबों का नेता है, गरीबों का नेता है। अनीस मंसूरी ने ये सिलसिला थमा नहीं है, फिर महोबा में होता है, उड़ई में होता है, कोच में होता है, शाहजहांपुर में भी होता है। ये सिलसिला हमने इसलिए डाला कि मुस्लिम समाज में इतना पैसा नहीं है, मंसूरी बिरादरी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्चीली शादी कर सके। हमने एक ट्रेंड, एक प्रथा, एक ट्रेडिशन डाली है कि लोग इसी तहत काम करना शुरू कर देंगे तो उनका फजूल खर्चा बचेगा और वो जो बचेगा पैसा उसको अपने बच्चों के तालीम में खर्च करेंगे। इसलिए मैंने ये बुनियाद डाली है। तालीम जरूरी है और अल्लाह का शुक्र है कि लगभग 700 मंसूरी बिरादरी गरीब बच्चियों की शादी अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अनीस मंसूरी इस संगठन ने ये किया। 48 साल से हर मीटिंग में मंसूरी समाज के लिए ये होना चाहिए, मंसूरी समाज के लिए वो होना चाहिए, मंसूरी समाज के लिए नेता यही कहते होना चाहिए। अरे कैसे होगा? तुम केवल हाल तक ही महदूद रहते हो। अरे बाहर निकल के अमली जामा पहनाओगे तब तो ना होगा, हाल में बोलने से कहां हो सकता है? ये यही करते रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय, आप तमाम हजरात यहाँ जा चुके हैं, हमारे फरुखाबाद के तमाम मोहदेदारान भी, रज़ाक साहब और भी अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय जा भी चुके हैं कि हमने लाखों रुपए चंदाखोरी करके नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से लगा करके कार्यालय का निर्माण कराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज का पूरे दुनिया में ऑफिस नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम समाज का प्रदेश कार्यालय है। उसमें हमने मंसूरी बिरादरी का दफ्तर भी लगा रखा है, फोन भी, फैक्स भी, हमारा ईमेल आईडी भी है, हमारा वेबसाइट भी है। यहां आप अपने घर बैठे हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप आते हैं तो आपके लिए हमने रुकने के लिए इंतजाम, बिस्तर भी और कमरा भी तैयार कर रखा है। आपके लिए खाने के लिए किचन भी और 5 स्टाफ भी लगा रखा है कि मंसूरी समाज से गरीब कार्यकर्ता अगर कहीं से चल के आता, मुजफ्फरनगर से चल के आता है या प्रदेश के किसी कोने से आता है तो उसे बड़ा आदमी तो होटल ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी होटल नहीं ले सकता। मैंने उसके लिए इंतजाम किया कि वो ट्रेन से उतरने के बाद किसी नाले के पीछे नंगा होकर लेटरिन बाथरूम ना करे, इज्जत से आके अपने समाज के कार्यालय में फ्रेश और नहाए धोए अपनी बात करे। ये अमली जामा हमने पहनाया है। इसी तरह हमने
होता है। जो मुस्लिम समाज के बच्चे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे के इंतजाम नहीं है, ये संगठन उन बच्चों की भी मदद करता है। हमारे प्रदेश का, हमारे जिला का अध्यक्ष अगर ये रिकमेंड करता है कि ये मंसूरी लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास ऊंची शिक्षा, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग, MBA, BBA, तमाम उच्च शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा के लिए पैसा नहीं है और लड़का ज़हनी है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ना चाहता है, तो हम अपने साथियों से कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपस में चंदा करके इसकी मदद कर दो। ये मंसूरी बिरादरी चंदा के दाम पे पढ़ करके IAS बन जाएगा, इस समाज का नाम हमेशा देगा, इसका पूरा खानदान है। मेरे दोस्तों, इसी तरह के साथी एक अपने नौजवान साथी, बूढ़े साथी हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब, जो आप सबकी फोटो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, ये हमारे साथ 24 घंटा सफर में साथ रहते हैं। भाई नसीर मंसूरी साहब, जिन्होंने हमें मंसूरी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, देखिए इनकी सादगी, देखिए इस सादगी के साथ वहां आम के साथ में खड़े हुए हैं, वो देखिए तारीफ करते हैं। हाजी नसीर मंसूरी साहब हमारे साथ मौलाना रियाज साहब होते हैं, अंजुम साहब होते हैं, मुख्तार साहब होते हैं। मैं इनको लेकर के पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं। मैंने घर छोड़ा, अपनी तरक्की रोकी। मानी सी बात है, ये पैसा कमाने की उम्र है, ये सामाजिक काम करने की उम्र नहीं है, ये पैसा कमाने की उम्र है। 10 साल बाद हमें सिलेक्ट नहीं बचेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन हमने इस समाज की तरफ महसूस किया और इस समाज की तरफ रुख किया कि अल्लाह दान रोटी दे देना, क्योंकि दान रोटी मुकेश अंबानी भी खाते हैं, दान रोटी तमाम दौलतपति देश विदेश के लोग भी खाते हैं, वही दान रोटी हमें भी दे देना। अमीर अपने अमीरी से नहीं खा पाता और गरीब अपने गरीबी से नहीं खा पाता, दाल रोटी दोनों खाते हैं। अमीर को डॉक्टर बता देता है तो तुम सादी दाल खाना, और गरीब के पास इतना मसाला नहीं होता, वो सादी दाल उबाल के खाता है। खाना दोनों खाते हैं, इतना फर्क होता है खाने में। अल्लाह हमारे दाल रोटी का इंतजाम किया। फरुखाबाद जिले में या प्रतापगढ़ जिला का रहने वाला हूं, वहां अगर इतना पैसा मैं खर्च कर दूं और इतना वक्त लगा दूं कि रोजाना लोगों को मेरे मिट्टी में, खुशी में, गम में शामिल शरीक हूं और गरीबों को मदद करते पैसे से, तो मुझे उस जिले में सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अनीस मंसूरी अकेले सांसद बन करके लोकसभा में क्या करेगा? हम उनमें से नहीं है कि हम समाज को बेच डाले, समाज को बेच करके कुछ हासिल कर लें। हमने लाल बत्ती को ठोकर मारी है। हमारे साथ हमारे साथी अंजुम साहब, मुख्तार साहब इस बात के लिए गवाह है। मुझे रोका गया कि आप मुसलमानों को बांटिए नहीं, मंसूरी समाज का संगठन बंद कर दीजिए, आपको लाल बत्ती मिल जाएगी। मैंने उनकी लाल बत्ती को ठोकर मारा और मैंने कहा मैं समाज को बेच करके इस नौजवानी के आलम में मैं उसके दिल को दुखाना नहीं चाहता, वरना जब कभी कोई मंसूरी बिरादरी काम करने चला आएगा उस पर लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। हमारा सपना अनीस मंसूरी लोकसभा विधानसभा में जाकर क्या करेगा? हमारा सपना यह है कि मंसूरी समाज के लोग, मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोग जाकर लोकसभा और विधानसभा में बैठे। जब आपको कोई वहां नुमाइंदा होगा नहीं, मंसूरी समाज के पिछड़े वर्ग की बात कौन करेगा? तो सबसे पहले अगर अधिकार पाना है, हक पाना है, तो आपको अपना नुमाइंदा लोकसभा और विधानसभा में भेजना पड़ेगा, जो कि आपकी फलाह बहबूदी की बात करेगा। इसलिए मैंने पिछड़े वर्ग के साथ मिलकर के काम करने का फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ मिलकर काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, डिमांड रखेंगे। अगर हमारी डिमांड केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे और इसे हासिल करेंगे। बिना आंदोलन के इतिहास गवाह है, इस धरती पर फिर आंदोलन से किसी कुछ हासिल नहीं होगा। कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे आप दे चाहे मैं दे, बिना कुर्बानी कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो आंदोलन है, इस आंदोलन से आप लोग जुड़े, इस मूवमेंट से आपको जुड़ना पड़ेगा। बिना आंदोलन के आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। हमने सोचा कि पिछड़े वर्ग के साथ अगर आंदोलन करते हैं, मान लीजिए बैकवर्ड के लोगों को 100-150 टिकट मिल जाता है, 100 टिकट मिलता है, तो मंसूरी समाज भी उस बैकवर्ड में शामिल होगा, उसे 25 टिकट मिल जाएगा उसकी हिस्सेदारी का। हमारी 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है, आबादी के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंसूरी समाज के लोग हैं।
संविधान में पहुंच जाएंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ लेंगे और मुस्लिम समाज को अपना हक मिल जाएगा। दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात वही संगठन की हम अपना मकसद बता दिया कि हम शॉर्टकट उन्हें सांसद बना बने विधायक बनाएगा। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए काम करता रहूंगा। वो बन गए, अनीस मंसूरी बन गया। बनाया किसने? आलिम मंसूरी समाज ने। आलिम मंसूरी समाज का अध्यक्ष अनीस मंसूरी, मेरा नाम हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों इसी तरह तमाम जो हमारी बर्बादी और मुस्लिम बिरादरी के पिछड़े वर्ग के लोगों की बर्बादी की जो एक सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण रहा है वो गैर मुस्लिम नहीं, हमारे अपने लोग हैं। जब हमने पूरे प्रदेश में एक एक जिले में एक एक गांव में इलाकों में जा करके आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किया, जब लोगों को पता चला कि मंसूरी इकट्ठा होने लगा, हमारे लोगों को तमाम कांटिंग होने लगी, उन पे तमाम सीटाकसी होने लगी, उन्हें परेशान किया जाने लगा और बोली थी गोली मारा। जैसे भी आप यहाँ से निकलेंगे तो कुछ अशराफ कहे जाने वाले मुस्लिम समाज के लोग आपसे मजाक करेंगे सी, अरे ये बहने भी नेता होगा, ये बहने भी मन से बोलने लगे, ये दुनिया भी बोलने लगे, इनके भी नेता हो गए। अब आपसे पूछे कहाँ गए थे, कौन से मंत्री आए थे, कौन से प्रधानमंत्री आए थे, ऐसे ऐसे बात करेंगे। ये आपके साथ होना है, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आपको हंस के टालना है। ये विरोध हमारा तब होता है जब आदमी किसी मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो उसका विरोध होता है। जो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता उसका कोई विरोध नहीं होता। तो आज जो विरोध मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है, प्रदेश लेवल पे हो रहा है, इसका मतलब हम अपने मकसद में कहीं कामयाब हो रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। हम पे लांछन लगाया गया कि अनीस मंसूरी एक ऐसा लड़का है जो पूरे प्रदेश में मुसलमानों को बात में काम कर रहा है। अरे भाई, अपने जमीयत अपने कुलबे के अपने कबीले के परेशानियों के लिए संघर्ष करना, ये बातें जैसी सवाल कहां उत्पन्न हो गई। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये लोग बड़े पॉलिसी के साथ, बड़े बारीकी के साथ एक शेर पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा, सुनिएगा। जब हमको मिलते हैं तो हमें दीनी मसले मुझा करके इकट्ठा करते हैं, तकरीरें करते हैं कि इन 32 बिरादरियों को केवल इस्लाम की दुहाई देकर इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। दीनी मसले में कम पढ़ी लिखी कौम है, ये जल्दी से ये चाहने में आ जाएगी। ये लोग क्या करते हैं कि जब हम अपने अधिकार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दीन से जोड़ते हैं, तुरंत दीन की दुहाई देते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। ये सारी बातें मेरे दोस्तों, इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ये सारी पढ़ करके हमको बेवकूफ बना देते हैं कि मुसलमान सब एक है। मुसलमान एक मुसल्ले में नमाज पढ़ता है, मुसलमान शादी ब्याह में एक गिलास में हजारों आदमी पानी पी लेते हैं, मुसलमान एक पतीले में बिरयानी हाथ डालकर खा लेता है, मुसलमान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। ये पार्टी के नेताओं को समझाते हैं कि मुसलमान एक है और कोई इसमें भेदभाव नहीं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हम पूछना चाहते हैं, हमने नहीं बांटा, तुमने मुसलमानों को 3 भाग में बांटा। सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को बांटा, वो नाम दिया अशराफ, मतलब उच्च वर्ग का मुसलमान। दूसरा नाम अजलाफ, यानी पिछड़ा वर्ग का मुसलमान। तीसरा नाम दिया अरजाल, यानी मुस्लिम समाज में जो दलित बिरादरी है, धोबी है, जमादार है, इस तरह से नट है, तो उनको कहा गया भटियारा हुए, तो ऐसे लोगों को कहा गया अरजाल। तो भाई हमने कहा बांटा, ये तखल्लुफ तो तुमने दिया है, हमको 3 तरह तुमने तोला, हमने कहा बांटा। ठीक है, तुम मुस्लिम एकता की बात कर, समाज गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा खतरनाक और दोहन करने वाली पार्टी है। 62 साल तक आपने राज किया। 1986 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी आए,
प्रधानमंत्री थे उस समय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल रहमान अंतुले हुआ था 1986 में, जब उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में अपनी रिपोर्ट वहां पेश किया कि मुसलमानों की समस्या है, कि मुसलमानों की समस्या है, तो लोकसभा में हंगामा मच गया। अरे भाई, ये मुसलमानों के हालात को आप पेश कर रहे हैं कि इनके हालात दलितों से बदतर है। 440 पेज का सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई है, 404 पेज की। अब्दुल रहमान अंतुले ने उस समय जब पेश किया और कहा, खुद कहा कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर होकर के कहा कि मुसलमानों के हालात तब से अब से इतने खराब हो गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो लोगों ने सवाल किया, अरे अंतुले साहब 48 साल से लगातार आप हुकूमत में रहे, इसके जिम्मेदार आप हैं, आप दूसरों को आप इसके जिम्मेदार हैं। 48 साल लगातार आप हुकूमत किए। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब सोनिया जी आती हैं, कहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश के ही नहीं तमाम इंडिया लेवल के मुसलमानों के लिए काम करेंगे। आपने सच्चा कमेटी जस्टिस राजेंद्र सत्तर जी को नियुक्त किया कि तुम पता करो कि मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में हालात क्या है, हिंदुस्तान में हालात क्या है। ये हालात जानने के लिए सोनिया गांधी ने एक टीम गठित कर दिया, आयोग बना दिया। उसने अपना 2.5 साल में रिपोर्ट तैयार किया और 2.5 साल में रिपोर्ट तैयार करके आपके सामने पेश कर दिया, और आपने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया और कहा कि हम रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट भी मंगाएंगे। रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट वो भी आ गई। रंगनाथ ने साफ साफ कहा कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को 15% का रिजर्वेशन चाहिए, सिफारिश कर दिया। 5% सिख, बौद्ध और भी जो जाति आती है सरदार वगैरह, 10% मुसलमानों के लिए। तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग, मौलाना बुखारी, तमाम आदि दौरा करने लगे और जल्दबाजी करने लगे कि जल्दी से 10% का रिजर्वेशन लागू हो जाए। मैं सच्चा कमेटी की रिपोर्ट का पक्षधर हूं, लेकिन जो उन्होंने खामियां छोड़ रखी है, क्योंकि 4 साल कहे जाने वाले मुसलमान सच्चा कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में थे, उन्होंने बड़े बारीकी से गोल मोल करके लिखा। अभी मंडल कमीशन की वजह से मुसलमानों को रिजर्वेशन 27% मिल रहा है। अगर 10% के मुसलमान, उनके पास पैसा है, तालीम है, डिग्रियां है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तुरंत भर्ती हो जाएंगे और ये बैकवर्ड फिर भीख मांगने को लेकर कटोरा तो लेकर। इसलिए हम सच्चा साहब से कहते हैं, साहब आपने अच्छा रिपोर्ट बनाया, हम आपका समर्थन करते हैं, इन खामियों को दूर करिए और खुलासा कर दीजिए कि 10% रिजर्वेशन में बैकवर्ड के अक्सरियत के हिसाब से 8.33% का रिजर्वेशन मुस्लिम बैकवर्ड को मिलना चाहिए। हम आपको समर्थन करते हैं। मेरे दोस्तों, तमाम आयोग बनाए, सिफारिशें मंगाई। 1974 में इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी अपना आयोग बनाया, उससे रिपोर्ट मांगा। हमारे देश के माननीय, हमारे उत्तर प्रदेश के जावेद मंत्री साहब आपके सामने आ चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मंसूरी बिरादरी के पहले मंत्री जनाब डॉक्टर जनाब इकबाल मंसूरी साहब आपके बीच में मौजूद हैं। दोस्तों, आज बेहद खुशी का मौका है कि हमारे और आपके दरमियान से कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे अपने मेहमान का।
जो कि आपके बीच में जलवा अफरोज हो चुके हैं, आ चुके हैं। हम गुजारिश करेंगे आपके जिला महासचिव आसिफ मंसूरी साहब से। देखो दोस्तों, एक बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा, किसी भी कौम करेंगे तो वो स्कूल उसी सरकार ने बनवाने हैं। आप अगर अपने बच्चों को अच्छे अस्पताल में भेजने की बात करेंगे तो वो अस्पताल भी उसी स्कूल ने बनाने हैं। अगर सरकार शहर, जिले, प्रदेश की, देश की उन बड़ी पंचायतों तक मौजूद होगा जहां वो आपकी बात रख सके। अगर आपकी बात उन बड़ी पंचायतों पे नहीं पहुंच पाई तो निश्चित आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब आप उन पंचायतों में, लोकसभा और विधानसभा में जो हमारे लोग मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा रखते हैं, उनको मंत्री पद मिला हुआ है। ये सम्मान काफी कोशिशों के बाद मिला है, इसमें आप भी शरीक हैं। अगर आप इन बैठकों में ना आए होते, अगर आपने अपने काम से कीमती वक्त निकालकर मंसूरी समाज के संगठन और कामों को न दिया होता तो निश्चित ये आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंची होती जो राजनीतिक हिस्सेदारियां देने का काम किया करते हैं। आज आपके बीच में आपके मंत्री जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं यूपी स्टेट जमीयतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मसरूर मंसूरी साहब और कानपुर से मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हाजी रबीउल्लाह मंसूर। ना मैं कभी चुनाव की बात करता हूँ, ना चुनाव लड़ने की कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग खूब आगे तरक्की करें, पर कमान से समाज को आगे बांटने का काम ना करें। लोगों ने गाँव जाके बड़ा अफसोस होता है, जो हमारे दोस्त हुआ करते हैं उन्होंने आज गांव जा जाके फोन से मना कर दिया, मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। आसिफ मंसूरी पता नहीं किस मुफाद के लिए, सगीर मंसूरी पता नहीं किस मुफाद के लिए आज प्रोग्राम करा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने खुलेआम ऐलान करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना सपा का, ना बसपा का, ना कांग्रेस का, और ना कभी आपके दरवाजे पे वोट के लिए आऊंगा। आपके वोट आऊंगा 50 जूते मेरे मानना, मगर सामाजिक प्रोग्राम से मंत्री जी कोई भी किसी बिरादरी से बने, हमें मतलब नहीं, हमारे समाज से मंत्री ये बनेगा किसी भी पार्टी का, इससे दोगुने स्वागत जोर जोर से जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे समाज का नेता चाहे सपा में होगा, कांग्रेस में होगा, बसपा में हमारा रहनुमा होगा, इसलिए हम उसका स्वागत करेंगे। आज लोगों ने तोड़ने का काम किया, कार्यालय का उद्घाटन कि हम ऑल इंडिया मंसूरी कॉन्फ्रेंस है वो प्रोग्राम नहीं करा रहे, मंत्री जी नहीं आ रहे, बड़ा अफसोस के साथ हमें कहना पड़ गया। बस पोस्टर लगा दिए, पंपलेट लगा दिए, हमारे लोगों को गुमराह करने का उन्होंने आज काम किया। मैं कभी भी राजनीतिक आदमी नहीं रहा, ना मैं कभी कहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट ना दें। हम चाहते हैं हमारे कौम का यदि मिनिस्टर है किसी भी पार्टी से हमारे है तो आगे, हमारे कौम का, हमारे खून का, हमारा भाई है, हमारा दीन है, हम उसका स्वागत जोर जोर से करना चाहते हैं। और जो लोग एमएलए एमपी में खड़े हो जाते हैं वो आज बात करते हैं अपने गिरेबान में जाके कि वो कब कब पैसे ले लेते हैं, ये सबको मालूम है। तो आसिफ मंसूरी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, सगीर मंसूरी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि एमपी का पर्चा भर दिया, एमएलए का पर्चा भर दिया, जिला पंचायत का पर्चा भर दिया, नगर पंचायत का पर्चा भर दिया, चेयरमैन लड़ना है उसका वोट दे दो, कौम को बेच दिया। ये काम कभी नहीं करा और कभी करा जाएगा। इस मंच से ऐलान करता हूं, चाहता हूँ कि आपका हमें इसी तरीके जोश और खुलूस के साथ में समर्थन मिले। आज मैं मंत्री जी के सामने गुजारिश करूंगा, आप हमें प्रोग्राम में इससे दुगनी ताकत देंगे जो आज हमारे साथ में है। ये बेचारे जो बिल्कुल मंत्री जी को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो लोग आए जो गुमराह हो गए, जिन्हें कह दिया कि 25 तारीख को प्रोग्राम है, एक लखनऊ के बहुत बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, यानी वो ठेकेदारी में बिरादरी बेचना चाहते हैं कि हम तुम्हारे ठेकेदार, हम तुम्हारी बिरादरी को बेच देंगे। हम बिरादरी कभी भी बिकना नहीं चाहती, कोई हमें ठेकेदार खरीद नहीं सकता। हमारे समाज का नेता, हम कभी ना ठेकेदारी करते हैं, ना कभी अपनी कौम से कहेंगे किसी ठेकेदार के साथ बिकने में नहीं जाना। आप एक स्वतंत्र आदमी हैं, आपको जहां अच्छा लगे वहां वोट दें, पर कम से कम कौम की रहनुमाई जरूर देखें। कुछ चंद लोग ऐसे हो गए जो जय चंद का काम कर रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं, जब मर्जी होती झंडा लेके खड़े हो जाते और कहते हमारे साथ समाज के लोग नहीं हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कभी भी मैंने इस तरीके की बात नहीं करी, पर आज हमको कहना पड़ रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दिसंबर में ये हमसे मोहब्बत रखते हो, कांग्रेस की जनता से मोहब्बत रखते हो, इतने आए हुए लोगों से मोहब्बत रखते हो, तो मैं दुगनी आपको भीड़ दूंगा और एक फिर पूरा प्रोग्राम आप हमें दिसंबर और जनवरी में दें, क्योंकि ये गुमराह
आज गुमराह हो गए। आज जब मैसेज आएगा मीडिया के द्वारा, हमारी पीपी स्टेट जमीयतुल मंसूर है जो काफी वर्षों से काम कर रही है, तब आज स्टेट पे हम पहुंच पाए कि हमने अपने समाज से एक मंत्री दे पाया है। तो लोगों को ये लोग ये चाहते हैं मंसूरी समाज का मंत्री कैसे बन गया, ये उनके दिल में खलल है। वो चाहते हैं कि इनके समाज को तोड़ दे, उठने से पहले ही इनको तोड़ दे। मगर हमारी कौम अब बहुत समझदार हो गई है, तालीम याफ्ता भी हो रही है। हम गुजारिश करेंगे अपने बच्चों को, वो भी अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए और आगे बढ़े और कौम को साथ लेके चले। मैं गुजारिश मेहमानी खुसूसी का बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए जो भीड़, जो उत्साह, जो जज्बा दिखाई दिया उस पुलिया पर, तो शायद आज आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो इस तरह की बेवकूफ़ी करने वाला, जिसका मैं अभी नाम भी खोल दूंगा, वो भी शायद आज के बाद चैन से नहीं सो पाएगा। मैं आज सबसे पहले अपने इस जगह पर आए, हमारे बीच आए हैं हमारे एक अजीजों, हमारे बिरादरी की हमारे बिरादरी की मंसूरी रत्न से नवाजे गए हमारे मेहमान खुसूसी जावेद इकबाल मंसूरी साहब और हमारे मंच पर बैठे तमाम बहुत ही खास पदों पर हमारे जमीयतुल मंसूर के पदाधिकारी, उन सबका खैर मकदम करने के साथ मैं आज इस भीड़ को जुटाने में हमारे दो सिपह सालार स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा और मैं स्वागत करता हूं इस जनता से, इस भीड़ से, जिसने वास्तव में ये तय कर दिया कि 3 प्रोग्राम इस जिले में होने के बावजूद भी इस तरह से भीड़ का समा की कुर्सियां भी कम पड़ गई। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं बताता हूं जो यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं, आप इनको 500 न समझे बल्कि ये 50,000 के बराबर है, क्योंकि ये जब अपनी बात को एक एक आदमी 100 तक पहुंचाएगा तो ये मल्टीपल कर लीजिए, आप लोग खुद ही समझदार है कि कितनी दूर तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। मैं जो इस समय इस छोटी सी चीज को आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मंसूरी समाज के संस्थापक स्वयंभू नेता, जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले बहन कुमारी मायावती ने लात मारकर बाहर निकाल दिया, उनकी बात कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि लात मार के कब निकाला जाता है। कोई भी इंसान क्या अपनी बीवी अपने बच्चों को लात मार के निकालता है? नहीं। या तो उसके अंदर कोई बच्चनी होती है या बच्चा नालायक हो जाता है, तभी तो निकालता है ना। तो ऐसी कोई जरूर गलती रही होगी उस अनीस मंसूरी के पास, जिस वजह से आज बहन कुमारी मायावती ने उसे निकाल के बाहर कर दिया है। वो सबसे बड़ी गलती क्या, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सबसे पहले गलती यह है कि इंसान पहले अपने घर का वफादार होना चाहिए। जनाब अनीस मंसूरी साहब बहुत बड़े नेता बनते हैं और अपनी ही बीवी को घर से निकाल दिया है, तो जवान लड़कियों के साथ भटक रही है आज रोड पे। मैंने देखा है गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए अपनी उस मां को, जो भी जो जवान लड़कियों को लिए घूम रही है, हमारे माननीय मंत्री जी के पास नौकरी के लिए भटक रही है। क्या आप उस अनीस मंसूरी के साथ देना चाहिए जो अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और अपने जवान बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसा इंसान क्या बिरादरी का भला कर सकता है? क्या जवान का भला कर सकता है? जवाब दीजिए इस बात का। मैं चाहूंगा कि ऐसे इंसान को आप लोग कायमगंज शहर में प्रोग्राम तो दूर घुसने भी न दे। मैं आपको बात करता हूं, अगर कोई रोके तो मैं वादा करता हूं कि फरुखाबाद की सरहद से, बल्कि जहां से वो शुरुआत करे वहां पर सबसे पहला सिपाही आपका भाई डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी खड़ा होगा। अगर आप लोग साथ हैं, आप लोग तय कर लें कि उसके प्रोग्राम से पहले उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे, यहाँ भेजे, पत्र लिखे, उसे चिट्ठी लिखे कि क्या ये हकीकत है भाई तुमने अपने घर वालों के साथ नाइंसाफी की? जो इंसान अपने घर वालों के साथ मेरी सी बात कहकर मैं आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि जो बैनर आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का, ये बहुत पुराना बैनर है। हमारे बाप दादाओं पुरखाओं ने इसको खून से सींच कर यहाँ तक लाए हैं। इसको फाड़ने की बात जो इंसान कर रहा है, और जो कल से चंद पैसों के लिए, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा तो मैं माफ करना चाहूंगा, अपने आप माफी चाहूंगा कि पैसा तो रंडी भी कमा लेती है, लेकिन क्या हर इंसान को वो मुकाम दिया जा सकता है जो इतने साल से
हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से सींच कर इस मंच को तैयार किया, इसे फाड़ने की बात अनीस मंसूरी कर रहा है, जो अपने घर में ही इंसाफ नहीं कर सका, तो बिरादरी के साथ क्या इंसाफ करेगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अगर अनीस मंसूरी अपनी को माफी चाहता है तो सबसे पहले अपनी बीवी से माफी मांगे, अपने बच्चों से माफी मांगे। और बिरादरी तो बहुत दूर की बात है, जमात तो बहुत दूर की बात है। खुदा हाफिज। सब सामने आ जाता है, कुछ लोग मुंह से कहते थे, कुछ लोग छुप के कहते, कुछ लोग पीछे कहते, कुछ लोग सामने कहते। हमारे अध्यक्ष जी को टीस थी, उन्होंने अपनी बात को आपके सामने उजागर किया। मेरे बीच, हमारे बीच हाजी मसरूर मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस जलसे के मेहमान खुसूसी राज्य मंत्री पद पाने अगले सलीम अता फरमाए। हाजरीन जलसा, आज के दौर में मंसूरी समाज जो कि अपने आप में बहुत दबा कुचला समाज है, जिसकी कहीं कोई अहमियत नहीं है, अपनी जमात को तमाम लोगों के साथ कैसे लाएं फ्रंट पर, गौर इस बात पे करना है। इसके लिए तालीम जरूरी है, तमाम दुनियावी मसाइल जरूरी हैं जिन पर गौर किया जाना जरूरी है। बहुत सी मसले मसाइल ऐसे हैं जिनको आदमी सुनता है और सुनने के बाद गौर नहीं करता, जबकि वही अहम मसले मसाइल होते हैं। कि सिर्फ दो बातें, एक तो मंसूरी बिरादरी की गरीबी को दूर करना और दूसरी मंसूरी बिरादरी की पहचान को बनाना। तो अब गरीबी कैसे दूर होगी? या तो मंसूरियों को ही खत्म कर दो तो गरीबी दूर हो जाएगी, या फिर गरीबी को खत्म करो तो गरीबी दूर होगी। जैसे कि ए ग्रेड और बी ग्रेड में जो मुस्लिम मंसूरी आते हैं हमारे, खास तौर से सुने, ए ग्रेड और बी ग्रेड के मंसूरी मुस्लिम, वो सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो मंसूरी मुस्लिम है, अगर वो व्यापारी हैं तो अपने यहाँ कर्मचारी मंसूरी रखें, अगर वो विद्यालय चला रहे हैं तो अपने यहाँ चपरासी मंसूरी रखें, अगर वो वकील हैं तो अपने यहाँ मुंशी भी मंसूरी रखें, अगर वो कोई और कारोबार कर रहे हैं, उनके यहाँ लेबर की ज़रूरत है तो वो मंसूरी बिरादरी के ही लेबर रखें। इसी तरीके से हमारी बिरादरी की गरीबी दूर होगी। पता चलता है कि हमारे एक मंसूरी साहब कायमगंज के बहुत पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, उनके यहाँ 4 लेबर हैं। पता चला कोई लोधी राजपूत है, कोई गंगवार है, कोई और वगैरह वगैरह। इस तरीके से नहीं, अगर अपनी कौम की खुशहाली चाहते हैं, अपनी कौम की मजबूताई चाहते हैं, तो मंसूरी बिरादरी की ही लेबर अपने पास रखनी पड़ेगी, तभी हमारी मंसूरी बिरादरी की गरीबी दूर होगी। ये बात खास तौर से आप लोग सुने। दूसरी एक पहचान कि हम लोग मंसूरी हैं या और कोई, हम लोग मंसूरी हैं, बड़ी गर्व से कहते हैं इस चीज़ को। लेकिन कैसे कि जैसे कायमगंज में मैं मिसाल ले रहा हूँ कि मिलन शू स्टोर, नीचे लिखा हुआ है प्रोपाइटर वाजिद अली, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलन शू स्टोर प्रोपाइटर वाजिद मंसूरी। तो कोई भी अगर मंसूरी कहीं बाहर का शहर से निकलना है, उसकी देख के तबीयत खुश होगी। आपका खर्चा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आपको उसको 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी, क्योंकि वो रुकेगा, बताएगा भाई मैं मंसूरी हूँ, फलानी जगह से आया हूँ। लेकिन उससे जो मंसूरी बाहर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इस शदीद गर्मी में आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। शुक्रिया हमारा नहीं, आपका। दोस्तों, आपको एक सवाल करता हूँ। अगर अकेला आपका एक सर एक जगह खड़ा हो तो सामने वाला क्या महसूस करेगा, और 1000 सर खड़े हों तो सामने वाला क्या महसूस करेगा। मतलब कहने का है, मैंने बचपन में पढ़ा था, एक बाप के 7 बेटे थे और उसने एक दिन 7 बेटों को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा बेटे इसे तोड़ दो। सभी ने तड़ातड़ तोड़ दिया।
आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे बड़े भाई आसिफ मंसूरी साहब, प्रदेश के ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के सेक्रेटरी आबिद मंसूरी साहब, और इस जमात के कोलंबस कह लीजिए या वास्को डी गामा कह लीजिए, कि जो पूरे मुल्क में जमात के लोगों को खोजने का काम करते हैं। हाजी मोहतरम जनाब सलीम मंसूरी साहब, जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, टीपू सुल्तान, क्रिकेटर अजहरुद्दीन, एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नूर मोहम्मद साहब, एक IPS हैं सलीम, क्या नाम उनका, अब्दुल अमीन साहब, तमाम इस तरह के जमात के लोगों को सलीम साहब, इस नगर के अध्यक्ष जनाब शकील मंसूरी साहब, हमारे साथ आए सीनियर एडिटर अजमत अली मंसूरी साहब, इस ज़िले के अध्यक्ष डॉक्टर शाकिर मंसूरी साहब, हाजी मुकीन मंसूरी साहब, यासीन मंसूरी, अमुद्दीन मंसूरी, नन्हे मंसूरी जो कि यहाँ सभासद हैं। देखो भाई अफसोस साथियों और पत्रकार बंधुओं, इस तरह के इस्तकबालिया प्रोग्राम के पीछे एक मकसद होता है, हमारे जैसे लोगों को बुलाना और बुला के जिंदाबाद मुर्दाबाद, झंडा गजरा पहना दिया, बैनर लगा के स्वागत कर लिया, झंडा हिला दिया, ये सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि जब प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम के जिम्मेदार लोग सामने इकट्ठा बैठी जमात के लोगों को मैसेज देने का काम करें, संदेश देने का काम करें कि अब आपको क्या करना है और किस तरीके से फैसला लेना है। हम लोगों को अपनी सियासी हैसियत बनानी होगी। अक्सर इस तरह के प्रोग्रामों में अपने ही बीच से एक दो साथी खड़े हो जाते हैं। अभी फरुखाबाद में भी यही गलती हो गई, मैं गलती मानता हूँ, हो सकता है जिन लोगों ने ऐसा कहा वो गलती ना मानते हों। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, देखने का, फैसला लेने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ सियासी बात नहीं होनी चाहिए। हमने उनको बताने की कोशिश की कि जमहूरी निज़ाम में बिना सियासत और हिकमत के कोई काम ही नहीं हो सकता। सियासती वो रास्ता है कि हिकमत के तहत जिस रास्ते पे चल के जमहूरी निज़ाम में हमको अपने हक और हुकूक और इज़्ज़त हासिल करनी होती है, और इज़्ज़त उसी रास्ते पे चल के मिलती है। और सियासत और हिकमत दूसरों के लिए पेशा होगा, साधन होगा, तमाम तरीके हो सकते हैं, ऐश और आराम करने का रास्ता होगा, मगर हम लोगों के लिए इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए सियासत और हिकमत एक सुन्नत है, और सियासत और हिकमत ज़रूरत है। सियासत के दो पहलू हैं, एक सियासत जो दिखती है और दूसरी हिकमत है। तमाम पार्टी के सियासी कि हमको भी मंत्री बनाओ, हमारे बाप को भी मंत्री बनाओ और अब्बा की सहेली को भी मंत्री बनाओ।
उत्तर प्रदेश में लोग 0.5% हैं और पूरे मुल्क में लोग 0.5% हैं और लोग सियासी हैं, हिकमतदार हैं। और देखिए दो मुख्यमंत्री बना लिया, एक कल्याण सिंह की शक्ल में और एक उमा भारती की शक्ल में। कुर्मी 4% है और कुर्मी की हैसियत देख लीजिए। पंडित 3% है, प्रधानमंत्री से लेके गांव का प्रधान तक पंडित है, चीफ जस्टिस से लेके मुंशी तक पंडित है। आबादी में 3%, नौकरियों में 85%। मुझे कोई शिकायत नहीं ना, मेरा परसेंटेज रखने का नजरिया किसी जमात की शिकायत करना नहीं, उनकी हिकमत को समझ के। हिकमत तो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझना चाहिए और उनकी नकल करना चाहिए, मगर हम भटक गए हैं, हम उनके बताए रास्ते को भूल रहे हैं। इसलिए हमको इन लोगों से भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्या सियासी नजरिया इनका है कि आबादी में 3%, नौकरियों में 85%। ठाकुर आबादी में 2.5% है, पासी 4% है, सोनकर 1% है। और उठा के इनकी सियासी हैसियत देख लीजिए कि ये कहाँ हैं और आप कहाँ। इसलिए आपको अपनी सियासी हैसियत बनाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा और मुत्तहिद होने के साथ साथ आपको दिखाई भी देना होगा कि जब आप मुत्तहिद हों तो आप दिखाई दें। हुकूमत बहुत बड़ी चीज होती है। जिस हुकूमत को हमारी जमात के लोग चाय के होटलों पे उर्दू का अखबार पढ़ के 1 कप चाय पी के फिलिस्तीन का मसला हल कर देते हैं चाय की होटलों पे। हमारी जमात के लोग चाय का प्याला खत्म नहीं हो पाता, इराक में क्या होगा बता देते हैं, अफगानिस्तान में क्या होगा बता देते हैं, मगर अपने बच्चों के मसाइल को हल नहीं कर पाते। आज जरूरत है हमको अपने बच्चों के मसाइल को हल करने की, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की और उसके साथ साथ मुत्तहिद होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुत्तहिद हो, मगर आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते और मुत्तहिद हो गया। और मुत्तहिद होने का नतीजा 11,000 वोल्ट का करंट बन गया, किसी की हैसियत नहीं कि उनको छूने का काम करें। जब वो मुत्तहिद हुए तो उनकी हैसियत बनी। इसलिए आप लोगों को भी मुत्तहिद होना होगा और सियासत में सियासत करके हुकूमत में हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। हुकूमत बहुत बड़ी चीज होती है, हुकूमत इतनी बड़ी चीज होती है कि हुकूमत हक और हुकूक और हिस्सेदारी और इज्जत तो देती है, हक और हुकूक और इज्जत और इंसाफ देती है, उसके साथ साथ हुकूमत जन्नत की दावेदारी भी देती है, जन्नत की दावेदारी भी बढ़ाती है। वो इसलिए बढ़ाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्की जिंदगी में सब कुछ था, नबूवत आ चुकी थी, नबूवत आ चुकी थी, सब कुछ था और ईमान वाले 100 से ऊपर नहीं हो पाए थे 12 साल में। सब कुछ था, नबूवत आ चुकी थी, सीधी बात होती थी ऊपर वाले से, मगर 100 से ऊपर उनके मानने वाले नहीं हो पाए थे 12 साल में। और जब मदनी जिंदगी शुरू होती है, मदनी जिंदगी में वो सारी चीजें होती हैं जो मक्की जिंदगी की हैं, सिर्फ एक चीज का इजाफा होता है और वो एक चीज है हुकूमत। और जब हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है तो ईमान वाले सहाबी लाखों की तादाद में हो जाते हैं और हजारों किलोमीटर दूर पे उनकी हुकूमत हो जाती है। हुकूमत बहुत बड़ी चीज है, इसको हाथी सौदा करना चाहिए सियासी पार्टियों से कि हम आपको वोट देंगे, वोट के बदले में आप हमको क्या दोगे। जब आप मुत्तहिद होंगे, सियासत करने के तरीके को समझेंगे, तब ये सारी चीजों के मसाइल हल होंगे। हमारे यहाँ आने से पहले जैसे ही मैं फर्रुखाबाद में गया, मुझे पता चला कि यहाँ के कुछ माहौल में गड़बड़ी है। वहां पहले प्रोग्राम में भी लोगों का चेहरा देख रहे थे, 20 के जितने लोग बोल रहे थे, लोगों का चेहरा कह रहा था कि कुछ हम और सुनना चाहते हैं। और लगभग वही माहौल यहां भी दिखाई दे रहा है, लगभग वही माहौल यहां भी दिखाई दे रहा है। आज जमात में कुछ सिरफिरे लोग आ गए, जमात को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा, हमारे बगल में हाजी जी बैठे हैं, हाजी जी सिर्फ एक लफ्ज बोले, मुसाफा किया, बगल में बैठ गए और सिर्फ एक लफ्ज बोले कि बेटा जो हो रहा है इसको रोक दो। आप तय कीजिए, जावेद इकबाल किसी भी जमीयतुल मंसूर का सिर्फ मेंबर है, पदाधिकारी नहीं है। आप बुलाइए 25 तारीख को हम आएंगे, नेता लोगों को यहां बैठा दीजिए, हमको नीचे बैठा दीजिए। जमात को मुत्तहिद करने के लिए
जमात में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए, जमात को हक और हुकूक दिलाने के लिए, जमात के बच्चों के अंदर तालीम पैदा करने के लिए मेरी पूरी कोशिश है। जिस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी में दलित समाज को बैठाने के लिए दरी बिछाने का काम किया है, जिस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी में 1994 से दरी बिछाया है, इसलिए 94 में शुरू के पीरियड में हम लोग दरी बिछाते थे कि इस पे दलित समाज के लोग बैठेंगे। जब हम दलित समाज के लोगों के लिए दरी बिछा सकते हैं तो तुम तो हमारे अपने हो, हमारा खून हो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इस तरह के लोग कहां ले जाएंगे आपको, जिसकी अपनी मंजिल ना हो। जमात के अगुआ बनने की बात करते हैं, मैं उनकी अपनी मंजिल नहीं, तुम्हारा अपना रास्ता नहीं, तो तुम जमात को कहां ले जाओगे। जमात का जो अगुआ होता है, मुल्क का जमहूरी निजाम है, जो कुछ भी मिलेगा वो सियासी पार्टी के मार्फत मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो सियासी नेताओं के मार्फत मिलेगा। जब तुम्हारी अपनी सियासी पार्टी ही अभी तय नहीं, किस पार्टी में हो यही तय नहीं, बहुत सूझबूझ से आज आपकी सियासी हैसियत बहुजन समाज पार्टी ने, आपकी ताकत को बहुजन समाज पार्टी ने समझा। क्यों बना दिया जावेद इकबाल को? हमको प्रदेश सरकार में राज्य का दर्जा दिया गया, यूपी आइक्रो का मैं चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन जब बना तो अमरोहा से हमारी जमात के जिम्मेदार लोगों ने मुबारकबाद भेजा। उसमें बहन जी के नाम एक लेटर था, और उस लेटर से पहले मुझे खुद नहीं मालूम था। उस लेटर में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में मंसूरी जमात के लोग बहुत एमएलए एमपी बने, मगर जावेद इकबाल तुम पहले आदमी हो जो जमात के मंत्री बने। हम जब लेके बहन जी के पास गए तो चौड़े होके गए कि बहुत बड़ी चीज हम दे रहे हैं, खुश हो जाएंगे। तुम्हारी जमात को आज तक किसी सियासी पार्टी ने हिस्सेदारी, हक और हुकूक नहीं दिया, इसलिए मैं तुमको हिस्सेदारी देने का काम कर रही हूँ, इज्जत देने का काम कर रही हूँ। और आज तमाम सियासी पार्टियां आप पे निगाह रखे हैं, तमाम सियासी पार्टियां आप पे निगाह रखे हैं। आप मुत्तहिद हो रहे हैं, ताकत की शक्ल में पैदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मजबूती से, अपने हक और हुकूक को हासिल करने के लिए आप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पे सियासी पार्टियों के लोग हमारे ही आपके बिकाऊ जमात के नौजवानों को गुमराह करके पैसा दे के जमात को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोग होशियार रहिएगा। मैं हाजी जी की बात पे इत्तेफाक करता हूं, बुला लीजिए आप इसी जगह पे, आप इसी कायमगंज में बुला लीजिए और बुला के बातचीत कर लीजिए। एक हमारी बात होगी, 100 सामने वालों की बात मैं मान लूंगा। मेरी एक बात सिर्फ ये होगी कि ये जो बैनर है ये हमारे बुजुर्गों का है, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, ये हमारी पहचान है। हम इस पहचान को बनाए रखेंगे, नाम इसका नहीं बदलेंगे, बाकी इसके नीचे जितनी कुर्सियां उस पर तुम लोग बैठ जाओ। हमें तो आप लोगों की दुआएं, अल्लाह करम में कुर्सी है। इन सारी चीजों को आप लोगों को संजीदगी से समझना होगा, और जो चीज आप दुनियावी नजरिए से न समझ पाइए, अगर फैसला लेने में किसी तरह की गलती हो और दुनियावी नजरिए से अगर आप ना समझ पाइए तो मजहबी नजरिए से समझ लीजिए, दीनी नजरिए से समझ लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया है। उनसे बड़ा मूवमेंट दुनिया में आज तक किसी ने नहीं चलाया। अल्लाह के पैगाम को तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन तुम्हारी मायावती जी किसी दूसरे को साथ सहयोगी बना देती, को कन्वीनर बना देती। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कन्वीनर बनाया है तो जावेद इकबाल को कन्वीनर बनाने का काम किया। क्यों? और वहां मैंने एक अहद किया, क्योंकि कह तो रहा हूं, क्योंकि हम सियासी आदमी हैं। सियासी आदमी सियासी मंचों पे थोड़ा सा राइट रॉन्ग हो जाते हैं, मगर मेरी चाहत रहती है, मेरी तमन्ना रहती है कि जब हम अपनी जमात के लोगों में मौजूद रहें, अपनी जमात के लोगों के साथ, मंसूरियों के साथ, अपने खून के साथ जब हम गुफ्तगू करें तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके करें और जो कहें वो सच करें। इसीलिए उस इज्तिमाई निकाह में बहुत बड़ा मजमा था और उस मजमे में मैंने ये फैसला लिया और मैं ये घूम घूम के पूरे उत्तर प्रदेश में बताने की अपनी जमात के लोगों को कोशिश करता हूँ। मैंने भी ये फैसला लिया, मेरी बड़ी बेटी है,
3 बेटियां हैं मेरी, 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी मेडिकल कर रही, मेडिकल का दूसरा साल है। मैंने तय किया और अहद किया कि जिस दिन इस बच्ची का मैं निकाह करूंगा, तनहा निकाह नहीं होगा, लखनऊ के चाहे ताज होटल में करूं, चाहे लखनऊ की सड़क में टेंट लगा के करूं, अपनी बेटी के साथ जमात की कम से कम 25 बच्चियों को अपनी बेटी के साथ बैठाकर इज्तिमाई निकाह कराने का काम करूंगा। ये मैंने फैसला किया। इसलिए आप भी फैसला लीजिए। जावेद इकबाल, अल्लाह का करम है, दिख रहा है खुशहाल, है भी खुशहाल, अल्लाह का करम है, मजबूत है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर उसके बावजूद बेटियां क्या होती हैं उसका एहसास है। सिर्फ जबान हिलाने की जरूरत रहेगी, जब वो वक्त आएगा अल्लाह ने चाहा तो 10-20 हज़ार लोग आएंगे और निकाह होगा और खाना खाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, इसलिए नहीं पता चलेगा कि अल्लाह का करम है। मगर इतने खुशहाल और मजबूत आदमी को भी 24 घंटे में एक बार एहसास होता है कि बेटियां हैं, कैसे होगा उनका, वो अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेगा, वो अपनी बच्चियों का निकाह कैसे करेगा, ये सोचना होगा उसके भी बारे में। और इसको सोचने के लिए इज्तिमाई निकाह करना होगा। जमात की बेदारी के लिए, जमात में सियासी ताकत पैदा करने के लिए, जमात के लोगों को हक और हुकूक दिलाने के लिए आपको मजबूती से काम करना होगा। एक साजिश हो रही है आज पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे मुल्क में साजिश इस तरह की हो रही है कि जहां आपने मीटिंगें शुरू करी, दूसरी आप कहीं मुत्तहिद ना हो जाएं, आप कहीं मुत्तहिद हो के हुक्मरानों की लाइन में ना आ जाएं, आपके बच्चे भी कहीं अच्छी तालीम ना पा जाएं, आप अपने हक और हुकूक को ना कहीं हासिल कर लें। हमारे ही बीच के कुछ लोग, बीच से मतलब मुस्लिम समाज के कुछ लोग हम लोगों को तरह तरह के लफ्जों से नवाजते हैं। कहीं कोई बिना कहता है, कहीं कोई दुनिया कहता है, तरह तरह की बात करता है। मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जब मोहल्ले मोहल्ले घूमता था तो लोग मुझको भी कहते थे ये बिना जा रहा है, अभी 25, 30, 50 बिनाओं को इकट्ठा करके पता नहीं क्या बात करेगा। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि हम आपको जोड़ने का काम न करें। इसलिए किसी भी लफ्जों से नवाजा जाए इसकी फिक्र नहीं करना, कोई चाहे दुनिया कहे, कोई कहे कुछ भी कहे, मजबूती से, मजबूत इरादे से जमात की बेहतरी के लिए काम करना होगा और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हम आपको एक जानकारी दे दें। जानकारी ये, किस तरह के जब प्रोग्राम होते थे तो अक्सर जिक्र होता था कि हम लोगों के पास लखनऊ में कोई ऑफिस नहीं है, लखनऊ में ऑफिस होना चाहिए। जिम्मेदार लोग जो दिखाई देते थे, बैठा के बातचीत होती थी कि भाई कुछ करो तो कार्यालय बने, वो लोग भी सिविल के मुकदमे की तरह डेट लगा देते थे कि ठीक है अगली बार जब बैठेंगे तब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, और ऑफिस नहीं हो पाया। आपको खुशी होगी सुन के कि लखनऊ में विकास द्वीप में जमात का ऑफिस ही हो। अजमत भाई बैठे हुए हैं, पता नहीं 10 लाख की लिया इन्होंने कि 12 की लिया, वो ये बताएंगे। और 2 महीना हुआ लिए हुए हो, हमसे कहते हैं कि ऑफिस में आप नहीं आते। आज इनको मैंने एक जगह पहले प्रोग्राम में भी बताया कि मैं ऑफिस में क्यों नहीं आता। 2 महीने से चाबी इनके पास है और आज यहाँ आपके बीच में ही बताने की कोशिश करूंगा। मैं ऑफिस में इसलिए नहीं आता कि वो ऑफिस जावेद इकबाल का नहीं है, वो ऑफिस ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का है और ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के लोग उस ऑफिस में बैठे और लखनऊ जब भी जाएं तो उस ऑफिस में जाएं और जो जिस सरकारी लोगों के काम हो, जो मंत्रियों के पास जाने का काम हो, अधिकारियों से जो काम हो, वहाँ बैठिए, नहाइए धोइए, अपनी बात कहिए और उसके बाद आप हमको बुला लीजिए या हमारे ऑफिस में आ जाइए और जो भी आपका काम होगा इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जमात की बेहतरी के लिए, अपनी जमात की इज्जत अफजाई के लिए, अपने जमात के बच्चों के हक और हुकूक को दिलाने के लिए, अपनी जमात की हर लड़ाई को जावेद इकबाल मंसूरी लड़ने के लिए तैयार है। इस वादे के साथ हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।